हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज बच्चों हम लोग बात करने वाले कक्षा 12 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अनुवादन ट्रांसलेशन, जो कि जानते ही आप लोग पूरे बायोलॉजी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले अनुवादन क्या होता है। mRNA जो होता है ना बच्चों, mRNA में न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला का अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में परिवर्तन को ही अनुवादन कहते हैं। जैसा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि mRNA जो होता है, mRNA से फिर क्या करेंगे, प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है, प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है बच्चों, तो इसी को, ये जो प्रक्रिया है इसी को हम क्या कहते हैं, अनुवादन कहते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी बता सकते हैं कि mRNA से प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है, यही जो प्रक्रिया होती है अनुवादन कहलाती है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये बचता है बच्चों कि ये प्रक्रिया जो होती है वो होती कहाँ पे है। तो यह जो होती है बच्चों, यह प्रक्रिया जो कोशिका द्रव्य में होती है, कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में राइबोसोम की सतह पर होती है। कौन सी प्रक्रिया, अनुवादन की जो प्रक्रिया होती है कोशिका द्रव्य में राइबोसोम की सतह पर होती है। ठीक है, इसे आप की पॉइंट कर लीजिएगा। अब देखो, अनुवादन की क्रिया प्रारंभ करने से पहले अगला टॉपिक हम लोगों को होगा अनुवादन की क्रिया। अब बच्चों, अनुवादन की क्रिया को प्रारंभ करने से पहले 2-3 टॉपिक हम लोगों को और अच्छे से जानना है। क्यों, देखो जैसे यहाँ पे क्या होता है कि आरएनए आपको पता है, आरएनए के जो प्रकार होंगे, आरएनए के जो प्रकार होंगे वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। अभी तीनों के बारे में हमको पता होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों आरएनए अब आकर यहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो पहले हम तीनों आरएनए को एक बार आपको बता देते हैं, तब इसके क्रियाविधि को समझेंगे। समझ में आया, आरएनए के 3 प्रकार। तो देखो बच्चों, आरएनए के जो 3 प्रकार हैं, उसको पहला प्रकार क्या है, देखो आरएनए के प्रकार, पहला टॉपिक हम लोगों के यहाँ पे क्या है, आरएनए के प्रकार। इसमें जैसे mRNA, ये जो श्रृंखला होती है बच्चों 5' to 3' होती है। ठीक है, जैसा कि कल के वीडियो में आप लोगों ने अनुलेखन में देखा ही होगा। अनुलेखन जिन बच्चों ने नहीं देखा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लीजिए। तो जो mRNA की जो श्रृंखला होती है बच्चों 5' to 3' होती है। ठीक है, तो यही है 5' to 3' की संरचना होती है mRNA। इसके पास होता क्या है, ये क्या करता है mRNA, मतलब होता क्या है, क्या इसमें विशेष है। तो यह प्रोटीन संश्लेषण की सारी सूचना को रखता है। अर्थात कह सकते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, इसकी सूचना किसके पास होती है, mRNA के पास होती है। इतनी बात क्लियर। अब देखो दूसरा क्या होगा, tRNA। क्या होता है, tRNA क्या होता है, mRNA पर उपस्थित जो कोडान होते हैं। जैसे देखो एक चीज़ ध्यान देना थोड़ा सा इस पर, जैसे 5' to 3' हो गई, ये क्या हो गई, 5' to 3' mRNA हो गई। ठीक है, इस पे जो कोडान होंगे, जैसे कोडान, जैसे ध्यान देना, इस पे जो नाइट्रोजनस बेस होंगे, जैसे A, G, U ऐसे कर करके होते हैं ना, तो एक कोडान, इस पे जो कोडान होते हैं वही है। कोडान को पढ़ने का काम कौन करता है, tRNA। और साथ में क्या करता है बच्चों, साथ में जो एमिनो अम्ल होता है उसको अपने साथ लेकर आता है। कौन, tRNA। सबका काम समझ लेना, जैसे 3 लोगों में काम को बांट रहा हूँ। पहला क्या काम बांटा, mRNA, यह क्या होता है, यह प्रोटीन की संश्लेषण की सूचना रखता है। tRNA क्या करता है, tRNA जो होता है mRNA पर उपस्थित कोडान को पढ़ने का काम करता है तथा एमिनो अम्ल को अपने साथ लाने का काम करता है। जो एमिनो अम्ल को कहीं से लेकर आएगा तो उसको कहाँ लेकर आएगा, कौन लेकर आएगा, tRNA लेकर आता है। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये देखो 5 भुजा की तरह होता है, क्लोवर लीफ की पत्ती की तरह होता है ना, हल्का से ऐसे रहेगा, फिर ऐसे रहेगा। ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहता है, 5 पत्तों की तरह, इसको क्लोवर लीफ की तरह कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एंटी कोडान होता है। ठीक है, यहाँ पे एंटी कोडान होता है, जैसे आप देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो होती है 5' to 3' होती है, इस भुजा को बोलते हैं ग्राही भुजा। थोड़ा सा यहाँ पर और ध्यान देना, एमिनो अम्ल को अपने साथ लाने का काम करता है। देखो एमिनो अम्ल जो आता है, एमिनो अम्ल जो आएगा बच्चों कहाँ पे आता है, तो ग्राही भुजा पर आता है। एमिनो अम्ल कहाँ पर आता है, ग्राही भुजा पर आता है। जबकि जो एक कोडान होता है, कोडान को पढ़ने का काम करता है, तो इसके लिए क्या करेगा, प्रति कोडान पे आके जुड़ेंगे। ठीक है, और इसकी जो पत्ती होती है क्लोवर के पत्ते की तरह होती है, इसमें 5 भुजाएं होती हैं, है ना। तो ये भी टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ये भी क्लियर हो गया कि नहीं। इसमें कोडान को पढ़ने का काम कौन करता है, tRNA करता है। वो कहाँ लेकर आएगा, वो प्रति कोडान पर लेकर आता है। जबकि एमिनो अम्ल कहाँ पे जाकर जुड़ेगा, इसके
ग्राही भुजा पर जुड़ता है। ठीक है, अब आता है राइबोसोमल आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोसोमल आरएनए। यह जो होता है, देखो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, 80 प्रकार के होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में 80 प्रकार के होते हैं, जबकि 80 प्रकार के राइबोसोमल उपस्थित होते हैं। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में बच्चों। फिर इसकी अगर 2 यूनिट बांटेंगे तो एक बड़ी यूनिट होती है, एक छोटी होती है। बड़ी को 60 यूनिट होती है, जबकि छोटी का होता है 40 इसी प्रकार प्रोकैरियोटिक कोशिका को अगर देखेंगे, किसको? प्रोकैरियोटिक कोशिका में, तो इसमें 70 प्रकार के राइबोसोमल उपस्थित होते हैं। छोटी यूनिट जो होगी 30 और जो बड़ी यूनिट होती है 50। ठीक है, तो ये रहा हमारा आरएनए के प्रकार। फिर से एक बार देख लीजिए एमआरएनए क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप एमआरएनए क्या होता है बच्चों। ठीक है, एमआरएनए क्या करता है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। टीआरएनए क्या करता है, टीआरएनए को आपने देखा इसकी लीफ कैसी होती है, पत्ते की तरह, लीफ की तरह होती है, क्लोवर लीफ की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। और आरएनए जो होता है राइबोसोमल आरएनए जो होता है, यूकैरियोटिक में क्या होता है, 80 प्रकार के राइबोसोमल होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, 70 प्रकार के। इसकी 2 यूनिट होती है, एक छोटी और एक बड़ी होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद बच्चों थोड़ा से आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, इसको आप थोड़ा से पहले समझ लीजिए। जब इसको समझे रहेंगे तो जब हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हमको समझना है कि जैसे देखो सबसे पहले जब ये क्रिया इसकी स्टार्ट होती है तो ये क्या होता है, 5' to 3' होता है। कौन होता है? एमआरएनए होता है। ठीक है, अब इस पे जैसे क्या होते हैं, इस पे क्या लगे रहते हैं, नाइट्रोजनस बेस लगे होते हैं, जैसे AUGC मान लेते हैं U, फिर ऐसे G ऐसे करके नाइट्रोजनस बेस लगे होते हैं। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया कि राइबोसोमल आरएनए की जो होती है 2 यूनिट होती है, एक छोटी यूनिट होती है, एक बड़ी यूनिट। तो छोटी यूनिट मान लो कि ऐसे आकर इससे जुड़ गई, कैसे? छोटी यूनिट। इधर से कौन सी यूनिट जुड़ेगी, ऐसे बड़ी यूनिट आकर जुड़ गई। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी यूनिट हो गई और ये बड़ी यूनिट हो गई। अब इसमें क्या जुड़ेगा, इसमें क्या जुड़ेगा आपको ध्यान देना, इसमें हमको अब इसमें जाकर आकर जुड़ेगा इसके साथ टीआरएनए। कौन जुड़ेगा इसमें? टीआरएनए। तो टीआरएनए मान लो यहाँ पे आकर जुड़ रहा है, इसमें टीआरएनए, यहाँ पे ऐसे टीआरएनए जुड़ेगा। ठीक है, तो एक क्षेत्र को बोलते हैं, इसको पी और इसको ए बोलेंगे। ठीक है, इसको पी बोलेंगे, इसको ई ए। जैसे आरएनए जो होता है बच्चों, आरएनए के 2 स्थल होते हैं, एक को बोलते हैं पी स्थल। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? एक को बोलते हैं पी स्थल, जबकि दूसरे को बोलते हैं बच्चों ए स्थल। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे बेसिक थोड़ा सा समझा रहा हूँ, बाकी इसको अच्छे से डायग्राम से आप लोगों को समझाऊंगा। आरएनए जो होता है राइबोसोमल आरएनए, उसका पी स्थल होगा, ए स्थल होगा। यहाँ पे 2 हो गए। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ध्यान देना कि यहाँ से हमको अब क्या करेगा, ये टीआरएनए आकर इससे जुड़ रहा है। टीआरएनए जो होता है टीआरएनए, ठीक है बच्चों, टीआरएनए, स्मॉल टीआरएनए, एक मिनट, इसको टी बोलेंगे और आरएनए। ठीक है बच्चों, तो टीआरएनए जो होता है, टीआरएनए आएगा और सबसे पहले इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, दूसरा टीआरएनए आएगा, इससे जुड़ेगा, फिर ऐसे बहुत सारे टीआरएनए आते रहेंगे। और ध्यान देना, जब इससे टीआरएनए आएंगे, जुड़ते रहेंगे, ठीक है, तो आरएनए जो होती है इसकी एक बड़ी यूनिट बनती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या उपस्थित होता है, यहाँ पे मिथाइनिन होता है, और इससे जुड़ते 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 इधर क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, किसका? एमिनो अम्ल की एक लंबी श्रृंखला बनाएंगे, जो आपस में किससे जुड़े होते हैं? पॉलीपेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं, है ना? पॉलीपेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं, मतलब कह सकते हैं एमिनो अम्ल की जो बड़ी श्रृंखला होती है, लंबी श्रृंखला होती है, उसी को तो हम कहते हैं प्रोटीन। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? एमिनो अम्ल होती है। ठीक है, तो कई एमिनो अम्ल एक दूसरे से जब पेप्टाइड बंध से जुड़ जाते हैं तो उसी को तो प्रोटीन बोलते हैं, प्रोटीन की स्ट्रक्चर होता है। तो यही चीज़ देखो, ऐसे हम क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, मतलब प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनता जाएगा। तो यही प्रक्रिया को हमको इस पूरे आज के अनुवादन में टॉपिक में इसको पढ़ना है डिटेल से। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। चलो, इसको आपको जो अनुवादन की प्रक्रिया है उसको पढ़ाने से पहले एक और चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, जो आनुवंशिक कूट होते हैं बच्चों, उसको भी ध्यान दे लेना, क्योंकि वो भी आपको जानना है। जब वो अगर आप जानते रहेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले जैसे आनुवंशिक कूट, यहाँ पर ध्यान देना, आनुवंशिक कूट क्या होता है बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे।
जो आनुवंशिक कूट होता है ये सूक्ष्म इकाई होती है जो प्रोटीन संश्लेषण करती है, जो प्रोटीन का क्या करती है, संश्लेषण करती है। ये mRNA पर उपस्थित होते हैं। आनुवंशिक कूट यह सूक्ष्म इकाई होती है और यह प्रोटीन संश्लेषण का क्या करती है, प्रोटीन का संश्लेषण करती है। यह mRNA पर उपस्थित होती है। जैसा देखो यहाँ 5' to 3' है, इस पे क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस है। जैसे देखो ये त्रिक के रूप में होते हैं ना, कोडान जो होते हैं त्रिक के रूप में होते हैं। जैसे आगे दिखाया गया है कि आनुवंशिक कोडान mRNA में नाइट्रोजन का विशिष्ट क्रम जो एमिनो अम्लों को कोडित करता है आनुवंशिक कोडान कहलाता है। अब कोडान क्या होगा, कोडान नाइट्रोजनस क्षार के त्रिक होते हैं। कोडान क्या होते हैं, नाइट्रोजनस क्षार के त्रिक होते हैं। इतनी बात क्लियर। 3 नाइट्रोजन क्षार मिलकर कोडान का निर्माण करते हैं। देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसा 3 मिलेंगे तो कोडान का निर्माण करेंगे। बात समझ में आई यहाँ तक। 3 नाइट्रोजन क्षार मिलकर कोडान का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान देना कि एक कोडान शरीर में पाए जाने वाले 20 एमिनो अम्लों को कोडित करता है। कौन, जो ये कोडान होते हैं ये शरीर में पाए जाने वाले 20 एमिनो अम्लों को कोडित करता है। जहाँ जहाँ की पॉइंट कर रहा हूँ बच्चों, इसको याद रखना, एमसीक्यू में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए इसको एक बार ध्यान से समझना। और कोडान की संख्या जो होती है टोटल कितनी होती है बच्चों, 64 होती है। 64 होती है। इनमें से 61 जो होता है 20 एमिनो अम्लों को कोडित करता है। 64 में से 61 जो होगा 20 एमिनो अम्लों को कोडित करेगा, बच जाएगा जो 3 वो कोडित नहीं करता, तो उसको बोलते हैं समापन कोडान। जो कोडित नहीं करता उसको बोलते हैं समापन कोडान। ठीक है, तो उसका नाम आपको याद होना चाहिए, उसका नाम आपको याद होना चाहिए। समापन कोडान कौन होंगे, UUA, UGA, UAG, मतलब ये तीनों जो होंगे बच्चों वो समापन कोडान होंगे। इतनी बात समझ में आई, समापन कोडान समझ में आया। अब यहाँ ध्यान देना, देखो 64 पूरे कोडान थे, उसमें से 61 एमिनो अम्लों को कोडित करता है, 3 नहीं करता है। कौन 3 नहीं करता है, तो UAA, UGA, UAG, इसमें कामा नहीं लगाते हैं, कामा रहित रहता है। देखो 3 को एक साथ लोगे, 3 के बीच में कामा नहीं लगाओगे। ठीक है, ये ध्यान देना। अब उसके बाद देखो 61, 64 में से 61, 3 तो ये हो गया समापन कोडान, खत्म काम। लेकिन जो बचा 61 में से 2 जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया का प्रारंभ करते हैं, इसलिए इनको प्रारंभन कोडान कहते हैं। प्रारंभन कोडान कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कौन कौन, इसका नाम याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, पूछा जाता है एमसीक्यूज में। AUG और GUG, तो एक कोडान हो गए बच्चों। यहाँ से ध्यान देना, कोडान कहाँ पर स्थित होते हैं, तो mRNA की जो श्रृंखला होती है उस पर कोडान स्थित होते हैं। और प्रारंभन कोडान कितने होते हैं, 3 होते हैं, UAA, UGA, UAG, और जो सॉरी इसको बच्चों बोलते हैं समापन कोडान। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, समापन कोडान। ये प्रारंभन कोडान नहीं है, ये समापन कोडान है। प्रारंभन कोडान सिर्फ 2 ही होता है ना, प्रारंभन कोडान 2 ही होता है, AUG और GUG। ठीक है, तो एक कोडान के बारे में था। चलिए, अगर ये टॉपिक क्लियर हो गई तो हम लोग बात करते हैं। अब लोग जो टॉपिक हम लोगों का आज चल रहा था अनुवादन। ठीक है बच्चों, तो अनुवादन पे चलिए बात करते हैं। तो देखो अनुवादन की क्रिया में सबसे पहले क्या होता है, एमिनो अम्ल का सक्रियकरण। क्या होगा, एमिनो अम्ल की सक्रिय अनुवादन। आपको मैंने बताया कि अनुवादन क्या होता है, जैसे अनुवादन क्या होता है मैंने बताया आपको। अब बताना है अनुवादन की क्रिया विधि जो होती है, तो एमिनो अम्ल का सक्रियकरण। इसमें ध्यान देना कि देखो AA का मतलब होता है एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल जब ATP की उपस्थिति में, मतलब इसको एनर्जी ATP के फॉर्म में मिलता है, मतलब एमिनो अम्ल को ATP की एनर्जी देने पर, मतलब ATP के फॉर्म में ऊर्जा देने पर, किसकी उपस्थिति में, एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में। फिर से इसको बताओगे, जब एमिनो अम्ल को एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में ऊर्जा देते हैं तो एमिनो अम्ल का सक्रिय हो जाता है, मतलब सक्रियकरण हो जाता है। ठीक है, सक्रियकरण हो जाता है, मतलब उससे क्या बनेगा, AA-AMP, सक्रिय एमिनो अम्ल प्लस PP। ठीक है, इतना बात समझ में आया। एमिनो अम्ल का सक्रियकरण पहला स्टेप एक क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा को समझना, सक्रिय एमिनो अम्ल का tRNA से जुड़ना। जो हमको एमिनो अम्ल का सक्रियकरण किए थे वो एमिनो अम्ल क्या होगा, अब tRNA से जुड़ जाएगा। तो वही है, देखो जब सक्रिय एमिनो अम्ल tRNA से जुड़ता है तो क्या हो जाएगा,
अब सक्रिय टीआरएनए हो जाएगा, मतलब सक्रिय एमिनो अम्ल से टीआरएनए जुड़ेगा तो जो टीआरएनए होता है वो कैसा हो जाएगा, सक्रिय टीआरएनए। ठीक है, जैसे होता है ना कि कोई सक्रिय लोगों से जुड़ रहे हो तो तुम भी सक्रिय हो जाओगे, तो वही था कि सक्रिय एमिनो अम्ल से कौन जुड़ा आकर, टीआरएनए, तो वो भी क्या हो जाएगा, टीआरएनए सक्रिय हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं ए डैश टीआरएनए, सक्रिय टीआरएनए। ठीक है, एमिनो अम्ल इसके साथ सक्रिय टीआरएनए को भी बना लिया। ठीक है, अच्छा फिर से इसको समझ लेना। देखो पहला होगा क्या कि मान लो कहीं एमिनो अम्ल है, किसकी उपस्थिति में है, एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में जब उसको ऊर्जा मिलेगा तो सक्रियकरण हो जाएगा, वो सक्रिय हो जाएगा। फिर वो सक्रिय वाला किससे दूसरे भाग में जाएगा, टीआरएनए से जुड़ेगा। जब टीआरएनए से जुड़ेगा तो उसका भी सक्रियकरण हो जाएगा। मतलब ध्यान देना, एएमपी को हटा दोगे, एएमपी को हटाकर इसके साथ टीआरएनए को जोड़ दोगे, हो गया। अब तीसरा जो होता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन, यहाँ पर ध्यान देना, वही बच्चों जो बताया हूँ। जैसे मान लो ये क्या है, 5' to 3' mRNA है, इस पर क्या था, इस पे आपको यही चीज़ बताना है जो हम अभी बताया ना, कोडान नाइट्रोजनस बेस हो गए उपस्थित होते हैं। जैसे देखो ए हो गया, यू हो गया, जी हो गया, ठीक है, सी हो गया, यू हो गया, फिर मान लेते हैं जी हो गया, ऐसे हो गए। अब इस पे देखो राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, इसकी 2 इकाई होती है, एक छोटी इकाई होती है, एक बड़ी इकाई होती है। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, पी हो गया, पी स्थल हो गया, ए एक पी स्थल होता है, एक ए स्थल होता है। इस पे कौन आकर जुड़ेगा, इससे टीआरएनए, कौन जुड़ेगा बच्चों, टीआरएनए आकर जुड़ेगा। ठीक है, टीआरएनए जुड़ेगा, और जब टीआरएनए जुड़ेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, एमिनो अम्ल की जो एक श्रृंखला बनती जाएगी, बड़ी श्रृंखला बनती जाएगी पॉलीपेप्टाइड, इससे जुड़ेगा, जुड़ के इधर बाहर निकलते जाएंगे। जब बाहर निकलते जाएंगे तो क्या होगा, एक श्रृंखला बनाता जाएगा, एक श्रृंखला बनाता जाएगा, पॉलीपेप्टाइड बंध की एक श्रृंखला बनाती जाएगी। ठीक है, तो जब 2 एमिनो अम्ल एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से जुड़ते हैं तो वही ना बोलते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, तो हमको प्रोटीन का संश्लेषण ही तो अनुवादन में होता है, तो यही चीज़ ऐसे बनती जाएगी। आपको डायग्राम में दे दूंगा, ध्यान देना कि जब बोर्ड में आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है, इसको अनुवादन, जो अनुवादन टॉपिक है इसको लिख देना है। ठीक है, इतना लिखने से देखो अनुवादन टॉपिक है, इसको पूरा अच्छे से लिख देना है। अनुवादन के बाद अनुवादन की क्रियाविधि लिखना है। ऐसे ये 2-3 टॉपिक तो आप याद कर सकते हो। पहला बताओ क्या होगा, एमिनो अम्ल का किससे, एटीपी के साथ क्या हो रहा है, किसकी उपस्थिति में, यही भैया एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या हुआ, सक्रियकरण हो गया। फिर दूसरा क्या होगा, टीआरएनए से मिलेगा। तीसरा क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन। तीसरा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक एमआरएनए की श्रृंखला होती है, इसमें राइबोसोमल आरएनए, मतलब इसकी एक छोटी इकाई और एक बड़ी इकाई होती है। इसमें एक पी क्षेत्र होता है, एक ए स्थल, इसको स्थल बोलेंगे। इस पे कौन आकर जुड़ेगा, अब इसके साथ टीआरएनए। हमने बोला ना कि अनुवादन की क्रिया में कौन कौन होता है, पार्टिसिपेट करता है, आरएनए के तीनों प्रकार, मतलब टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, तो देखो ये लंबी श्रृंखला एमआरएनए को हो गई, ये जो छोटी इकाई और बड़ी इकाई आरएनए की हो गई, और जो ये आकर जो जुड़ रहा है वो क्या हो गया, टीआरएनए हो गया। तो ऐसे स्ट्रक्चर भी अगर आप बना रहे हो तो ध्यान देना, आपको 5 नंबर में 5 नंबर मिलेगा अगर इतनी चीज़ें लिखकर अगर स्ट्रक्चर अच्छे से बना रहे। स्ट्रक्चर में देखो बहुत आसान है ना, बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। देखो बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत पास है, तो आप थोड़ा से अपना दिमाग भी यूज करिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप अगर कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब ध्यान देना। अब इसके बाद तीसरी जो इसका टॉपिक था पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन, वो हो गया। अब आगे वाला टॉपिक देखना है, पॉलीपेप्टाइड जब श्रृंखला का प्रारंभन हो जाएगा तो क्या होगा, इसका पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो होती है का दीर्घीकरण होगा। इसको बच्चों बोल सकते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बोले, या हम बोल सकते हैं प्रोटीन का दीर्घीकरण। प्रोटीन ही तो बन रहा है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को, तो दोनों में से आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो देखो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण अगला टॉपिक हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण। अब इसमें क्या होगा, दीर्घीकरण में ध्यान देना। देखो जैसे ये क्या था, इसको ध्यान से समझना थोड़ा से, वीडियो को हो सकता है तो आप लोग जूम करके भी देख सकते हो, रोक कर। देखो यहाँ पे जैसे 5' to 3' क्या थे,
mRNA की श्रृंखला थी, इस पे राइबोसोमल आरएनए का एक छोटी इकाई एक बड़ी इकाई थी, ठीक है। अब इसमें क्या था, tRNA आके जुड़ रहा था। अब जुड़ रहा था तो ये देखो धीरे धीरे दीर्घीकरण का मतलब कि ये जो प्रक्रिया यहाँ हो रही थी, ये प्रक्रिया जो यहाँ हो रही थी अब कुछ आगे बढ़ चुकी है। और जब आगे बढ़ चुकी है तो पीछे पीछे क्या होगा, ये श्रृंखला बन गई है। यही श्रृंखला क्या होती है, प्रोटीन की श्रृंखला होती है। यही श्रृंखला क्या होती है बच्चों, प्रोटीन की श्रृंखला। क्योंकि देखो ना, पहले ये स्टार्टिंग में था तो ऐसे था, अभी ये आगे हो चुका है दीर्घीकरण में। वही स्ट्रक्चर ध्यान देना, देखो एक चीज़ ध्यान देना, जो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, आपको मैं स्ट्रक्चर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो और अच्छे से है। तो यही स्ट्रक्चर जो यहाँ पे स्टार्टिंग में था, वहाँ पे ये चीज़ें प्रक्रिया ये प्रारंभन में थी, अब वहाँ पे ये प्रक्रिया क्या होगी, अंतिम में थोड़ा सा आगे चली गई है, ठीक है, यही चीज़ है। तो देखो यहाँ पे प्रक्रिया बच्चों यहाँ हो गई, तो यहीं इसका दीर्घीकरण हो गया। समझ में आया, वही सेम चित्र को यहाँ पर बनाना है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दोगे श्रृंखला लंबी, इसी को प्रोटीन की श्रृंखला कहते हैं, ठीक। अब लास्ट में क्या होगा, समापन जो होता है, समापन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन क्या होगा, देखो ऐसे ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, लास्ट में जब जाएगा, ठीक है, लास्ट में जाते जाते अगर कहीं भी इसको यू, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, देखो समापन क्षेत्र का कोडान कौन होता है, कोडान कौन होता है, UAA, UGA और UAG। अगर ये तीनों अगर आ गए इधर, ठीक है, समापन क्षेत्र का कोडान इसको बोलते हैं। UAA और कौन होता है, UGA, UAG। अगर बच्चों ए सब आएंगे, ए क्या करता है, इसमें से कोई भी अगर आ जाता है तब यह समापन की क्रिया होगी। यहाँ पे क्या होगी, यह जो प्रक्रिया जो बढ़ रही थी अब ये समापन की ओर चलेगी, ठीक है, क्योंकि इसको समापन कोडान कहते हैं। तो हमारा जो लास्ट हेडिंग था इसमें क्या था, समापन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। मतलब कह सकते हैं कि जो प्रक्रिया चल रही है, अगर इसके बीच में कोई समापन कोडान जैसे UAA, UGA, UAG आ जाएगा तो यह क्रिया समाप्त हो जाएगी, ठीक है। फिर लास्ट में आपको नोट करके मैंने यहाँ पर जैसे ध्यान देना मेंशन किया है, जब ये समाप्त प्रक्रिया होगी तो यहाँ ध्यान देना, जो इसमें तीनों जुड़े हुए थे कौन कौन, mRNA, tRNA और कौन, mRNA, tRNA और rRNA, ठीक है, ये तीनों अलग हो जाएंगे। जब ये जुड़ता है, मतलब समापन कोडान जब जुड़ेगा तो इस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो बन रही थी, है ना, प्रोटीन अलग हो जाएगा, RNA अलग हो जाएगा, mRNA, tRNA और कौन कौन, rRNA, सब मतलब अलग अलग हो जाएंगे। जैसे देखो जब समापन की क्रिया होती है तो mRNA से जुड़े tRNA, rRNA, साथ ही प्रोटीन की श्रृंखला सभी अलग हो जाएंगे बच्चों। तो यही थी अनुवादन की प्रक्रिया पूरा टोटल। आपको समझ में आया अनुवादन की प्रक्रिया क्या होती है। एक बार मैं आपको शार्ट इसका बता दे रहा हूँ, शार्ट में ध्यान देना। जैसे देखो, जैसे मैंने बच्चों बताया था आपको, mRNA से क्या बनता है, प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया जो होती है इसी को बोलते हैं अनुवादन। अनुवादन ये कितने चरणों में होती है, इसकी क्रिया विधि अब हम लिखेंगे, क्रिया विधि, ठीक है। क्रिया विधि में क्या करेंगे बच्चों, इसकी क्रिया विधि में सबसे पहला ध्यान देना, सबसे पहला जो इसकी क्रिया विधि होती है वो होती है अमीनो अम्ल का सक्रियकरण। मैं हेडिंग लिख दे रहा हूँ, अमीनो अम्ल का सक्रियकरण। थोड़ा सा आप अच्छे से इसको समझेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। एमिनो अम्ल का सक्रियकरण क्या होगा इसमें भैया, एमिनो अम्ल जब एटीपी की उपस्थिति, एटीपी के साथ मतलब इसको ऊर्जा मिलती है एटीपी के फॉर्म में, कौन सी एंजाइम होता है, तो इसको बोल सकते हैं एमिनो एसाइल सिंथेटिज। एमिनो एसाइल सिंथेटिज मैंने पिछले बताया, आप देख लीजिएगा। एंजाइम के द्वारा जब होगा तो इसका सक्रियकरण हो जाएगा, मतलब AA प्लस AT AA बच्चों यहाँ ध्यान देना कि AA इंटू AMP प्लस PP हो जाता है, मतलब इसको सक्रिय एमिनो अम्ल बोलते हैं, ठीक है, सक्रिय एमिनो अम्ल बोलेंगे। अब यहाँ से क्या होगा, दूसरा टॉपिक जो होगा, ये जो सक्रिय एमिनो अम्ल था, आप ही बताइए दूसरा हेडिंग क्या होगा, सक्रिय एमिनो अम्ल का tRNA से जुड़ना। तो दूसरा बोल सकते हैं सक्रिय अमीनो अम्ल का tRNA से जुड़ना, ठीक है, सक्रिय अमीनो अम्ल का tRNA से जुड़ना। चलो जोड़ो आप, जैसे देखो AMP प्लस tRNA, जब ये जुड़ा था बच्चों तो क्या हुआ था बताओ,
और क्या बना था, tRNA इसके साथ अब आ गया था, ठीक है। अब प्लस AMP और PP ये अलग हो गए थे, ठीक है। अब यहाँ से तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ से रोल, आपको 2 टॉपिक थे, क्लियर हो गया ना। इतने लिखने से 5 नंबर मिल जाएगा। देखो जितना मैंने पढ़ाया पूरे वीडियो में, इसको छोटे से एक ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे इतना मैं बता दे रहा हूँ। तीसरा हेडिंग हमको पता होना चाहिए, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभ। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभ, इसमें क्या होता है भैया, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभ, इसमें जो प्रारंभन कोडान होते हैं कौन आ जाते हैं, जैसे देखो mRNA जो होता है ना, यहाँ ध्यान देना एक चीज़, ये 5' to 3', इसमें अगर प्रारंभन कोडान जैसे कौन कौन होते हैं, AUG या GUG, अगर ये आ गए तो समझ जाना वहाँ से श्रृंखला प्रारंभ हो जाएगी, वहाँ से श्रृंखला प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। तो प्रारंभन कोडान हो जाएगा, जैसे कि ऐसे ध्यान देना, ये 5' to 3' हो गया, यहाँ पे कहेंगे AUG GUG, ऐसे कर करके ऐसे आगे आगे रहेगा। तो इसमें कौन आएगा, राइबोस rRNA आएगा कि छोटी इकाई, यहाँ से बड़ी इकाई आ जाएगी, इसको P बोलेंगे, P स्थल, इसको P स्थल बोलेंगे, इसको A स्थल बोलेंगे। इधर ले कौन आ रहा है, इधर ले कौन आएगा जोड़ने के लिए, आपको मैंने बताया tRNA आएगा, tRNA आएगा। जब इससे जुड़ेगा तो इधर इधर श्रृंखला इसकी बनती जाएगी, यही जगह से इसकी स्टार्टिंग होती है। फिर आगे का दीर्घीकरण में क्या होगा, अगला जो होगा, अगला हेडिंग क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण। तो ये वाला जो टॉपिक यहाँ था वो चीज़ें यहाँ हो जाएगा, और इसके पीछे प्रोटीन की श्रृंखला बन जाएगी, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, समापन क्षेत्र। समापन क्षेत्र का होगा जब लास्ट में समापन क्षेत्र को ध्यान देना, समापन क्षेत्र, समापन क्षेत्र कब होगा, जब उसमें कौन सा कोडान, UAA या UGA या UAG, अगर ये सब आ जाएंगे, तीनों में से कोई आ जाएगा तो वहाँ समापन क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पर प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब समापन होता है तो ध्यान देना, जो यहाँ पे जो mRNA की श्रृंखला पे कौन जुड़ा था, tRNA जुड़ा था, rRNA जुड़ा था, ये सब इसको छोड़कर भाग जाएंगे, ठीक है, सब अलग अलग हो जाएंगे। और प्रोटीन की जो संरचना थी वो भी अलग हो जाएगी, मतलब बचा रहा rRNA जो था, सॉरी mRNA जो था अकेले फिर पुनः अपना अलग रास्ता अपना लेगा। तो यही होती है अनुवादन की क्रिया, मतलब इससे हमारा ये जो प्रोटीन का संश्लेषण था ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए एक बार मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।